बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग, श्रीमती रजनी अशोक कदम, दुर्गादेवी शर्मा उच्च प्राथमिक मराठी शाळा, एल विभाग, सुलभ भारती, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। मैं रजनी अशोक कदम, आपकी वर्चुअल क्लास टीचर, आपका इस वर्चुअल क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, स्कूल बंद पर अपना अध्ययन तो चल रहा है, तो उस उपक्रम के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं। आज के हमारे पाठ का नाम है वारिस कौन। इनकी लेखिका है विभा रानी जी। विभा रानी जी बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है। इनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 1959 में मधुबनी, बिहार में हुआ। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी जी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत व लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। विभा रानी जी की प्रमुख कृतियां है चल खुसरो अपने घर, मिथिला की लोक कथाएं है, गोनू जहा के किस्से, यह कहानी संग्रह है। अगले जन्म मुझे मोहे बिटिया न कीजो नाटक है। समृत कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है। बिल टेलर की डायरी आदि उनकी रचनाएं, उनकी कृतियां प्रसिद्ध है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी रचना वारिस कौन। यह कथा या कहानी है एक राजा की। एक राजा जिन्हें 4 बेटियां थी। उनकी बेटियां 4 थी और वो अपने बेटियों के बारे में सोच रहे थे कि मैं अपने जो समझदार होगी उसी बेटी को क्या करूंगा, राजपाट सौंपूंगा। जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही मैं अपना राजपाट सौंपूंगा। इसीलिए वे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। तो उन्हें एक कल्पना सूझती है। वो अपने चारों बेटियों को बुला लेते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको गेहूं के कुछ दाने दे रहा हूं, 100 दाने दूंगा। 5 साल बाद ये दाने आप मुझे लौटा दोगी। सारी बेटियां वह दाने लेती है और अपने अपने कमरों में चली जाती है और उन दानों का वह क्या करे यह सोचती है। बड़ी बेटी अपने कमरे में आने के बाद वह दानों को लेती है और खिड़की के बाहर फेंक देती है। वह कहती है कि जब पिताजी मांगेंगे तब मैं उनको कोठार से जाकर ला कर दूंगी। देखिए, यहाँ उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि राजा ने ये 100 दाने मुझे क्यों दिए होंगे। क्या कोठार में धान नहीं था? तो मुझे अलग से क्यों 100 दाने दिए, इसका जरा भी उन्होंने सोच विचार नहीं किया। दूसरी बेटी थी, वो थोड़ा सोचती थी। उसने क्या किया, उसने उन गेहूं के दाने को अच्छी तरह से बटवे में संभाल कर रख दिया और उस बटवे को एक संदूकची में रख दिया। आगे उसने कुछ नहीं सोचा। उसने कहा कि जब 5 साल बाद पिताजी मुझे मांगेंगे मैं बटवे से निकालकर उनको ये दाने सौंप दूंगी। तो उन्होंने उन दानों को जैसे कि तैसे लिया। तीसरी बेटी सोच रही थी कि पिताजी ने ऐसे क्यों किया होगा, क्यों उन्होंने दाने दिए होंगे। सोच सोच खिड़की से बाहर देखते देखते उसे सूझ नहीं रहा था। उनकी चौथी बेटी थी, वो थोड़ी नटखट थी, चुलबुली सी थी, शरारती थी। उसे भुने दाने गेहूं के बहुत अच्छे लगते थे। उन्हें उन दानों को भून लिया और खा डाला और खेलने चली गई। लेकिन तीसरी बेटी सोचते सोचते उसे अपने खिड़की से बाहर दिखा
कि इन दानों का कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उन्होंने वो दाने अपने खिड़की के पीछे जो जमीन थी वहां उसको बो दिए। ऐसे करते करते एक साल बोए, फिर दूसरे साल बोए, फिर फसल उगी, फिर उसमें से ज्यादा दाने गेहूं के दाने मिले, फिर फसल उगी, उसने दाने बोए। ऐसे करते करते बहुत ढेर सारे दाने हो गए। 5 साल तक उसने लगातार जो भी दाने निकले उनको बोते गई। 5 साल बाद राजा ने अपने चारों बेटियों को बुला लिया और उनको कहा, 5 साल पहले मैंने आपको गेहूं के दाने दिए थे, वो दाने कहाँ है? चलो मुझे लौटाओ। उनकी बड़ी बेटी को उन्होंने पूछा, मैंने आपको दाने दिए थे, उसका आपने क्या किया? तो उन्होंने जवाब दिया, जाकर कोठार से वो गेहूं के दाने लेकर आई और उन्होंने पिताजी को दे दिए। पिताजी ने कड़क कर पूछा, क्या वो वही दाने हैं? तो बेटी थोड़ी सकपका गई। उसने कहा, नहीं पिताजी, मैंने तो ये खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। तब राजा ने अपनी दूसरी बेटी को बुला लिया और उनको बोला कि मैंने आपको गेहूं के 100 दाने दिए थे, उसका आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, ये दीजिए गेहूं के वो दाने। उन्होंने संदूकचे में से निकालकर गेहूं के वो दाने निकालकर दिए, लेकिन वो खराब हो चुके थे, सड़ चुके थे। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा कि 5 साल बाद इन दानों का कुछ भी मतलब नहीं रहेगा अगर इसे बोया नहीं जाए। तो राजा को पता चल गया कि दोनों मेरी बेटियां राजपाट संभालने के काबिल नहीं हैं। फिर उन्होंने अपनी तीसरी बेटी को बुलाया। उन्होंने कहा, क्या आपने उन 100 दानों का क्या किया? तो उन्होंने कहा, पिताजी, मैं आपको वहां कल ले चलूंगी और मैं दिखा दूंगी कि उन 100 दानों का मैंने क्या किया है। राजा ने अपनी चौथी बेटी को पूछा कि आपने क्या किया उन 100 दानों का? तो उनकी बेटी बोली, पिताजी, ये भी कैसी बात है? आप आपको मालूम है कोठार में कितना सारा धन पड़ा है, और आपको भी पता है ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत पसंद है, मैंने भून कर खा लिए। राजा बहुत निराश हुआ। उसे अभी सिर्फ अपने तीसरी बेटी से उम्मीद थी कि वो मुझे क्या दिखा रही है, क्योंकि उनकी पहली बेटी ने उनके दाने दिए हुए दानों को फेंक दिया था और उन्हें निराश कर दिया था। उनकी दूसरी बेटी ने बिल्कुल नहीं सोचा कि ये दाने अगर मैं रख दूंगी 5 साल बिना कुछ हाथ लगाए तो वो सड़ जाने वाले हैं। तो उनसे भी उनको निराशा हुई। उनकी चौथी बेटी ने तो उनको जिम्मेदारी से काम ही नहीं किया, उन्होंने वो खा लिए। अभी जो कुछ बचा था वो तीसरी बेटी के ऊपर निर्भर था कि वो उन्होंने क्या किया है। तो उनकी तीसरी बेटी आकर कहती है उनसे, चलिए पिताजी, मैं आपको उन गेहूं के दानों का मैंने क्या किया है वो बताती हूँ। तो पिताजी उसे लेकर चलते हैं। वह बहुत रथ में बैठते हैं और चलते हैं। बहुत दूर तक रथ चलते जाता है। तो पिताजी बोलते हैं, कितना चलाओगी? पूरे शहर का, पूरे राज्य का चक्कर काटने का इरादा है क्या? तब वो रथ जाके एक खेत के पास रुक जाता है। खेत में हवा बह रही होती है, मानो वो खेत लहरा कर गीत गाकर बता रहा हो कि मैं कितना खुश हूं। एक नया जीव वहां था। गेहूं के बेजान दानों में से हरा भरा खेत उगा था।
खुशी की एक लहर सी मानो वहां से दौड़ उठी। राजा ये देखकर बोला, ये क्या है सब? तब वह कहती है, पिताजी, आपने मुझे जो दाने दिए थे, उन दानों में से मैंने कुछ सारे दाने बो दिए। फिर जो फसल उगी उसमें से दाने निकालकर अगले साल मैंने वो भी दाने बो दिए। फिर बहुत ज्यादा मात्रा में धान उगा तो उन धानों को मैंने फिर अगले साल बो दिया। ऐसे करते करते 5 साल में उन दानों के लाखों दाने हो गए। 100 दानों के लाखों दाने हो गए। राजा को जिससे उम्मीद थी वह थी तीसरी बेटी। उसने वो कर दिखाया था जो राजा जी चाहते थे। वो बहुत खुश हुए। उन्हें पता चल गया कि मेरे राज्य की जिम्मेदारी मेरी ये तीसरी बेटी संभाल सकती है। इसीलिए उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने उसे गले से लगा लिया, बहुत प्यार से, क्योंकि राजपाट संभालना आसान बात नहीं है। वहां सब तरफ से, चारों तरफ से जनता का ख्याल रखना ये जरूरी होता है। और यह जिम्मेदारी किसमें दिखी उन्हें? उनकी तीसरी बेटी में यह जिम्मेदारी उनको दिखी। तो उन्होंने अपना वारिस चुन लिया था। उनकी तीसरी बेटी उनका अपना वारिस थी। राज्य का राजपाट उन्होंने उसको सौंप दिया। बच्चों, अभी हम शब्द वाटिका देखेंगे। तनिक मतलब थोड़ा सा, मकसद मतलब उद्देश्य, घोल मतलब आवरण, उम्मीद मतलब आशा, उत्तराधिकारी मतलब वारिस। इन सभी शब्दों को वाक्यों में उपयोग करके अभ्यास करें कि किस तरह से वाक्यों में उपयोग किया जाता है। इस पाठ में आए हुए मुहावरे हैं चक्कर में पड़ जाना यानी दुविधा में पड़ जाना, गले लगाना यानी प्यार से मिलना। अभी चक्कर में पड़ना इस वाक्य का वाक्य में उपयोग करेंगे। मैं हमेशा अपने छोटे भाई के रवैये से चक्कर में पड़ जाता हूँ, मतलब दुविधा में पड़ जाता हूँ। मेरे बर्ताव से माँ चक्कर में पड़ गई। गले लगाना, प्यार से मिलना। छोटे भाई की समझदारी देखकर मैंने उसे गले लगाया। छोटी बहन का अपनापन देखकर मैंने उसे गले लगाया। इस तरह से माँ ने बहुत प्यार से मुझे गले लगाया। इस तरह से वाक्य में प्रयोग कर सकते हो आप मुहावरों का। सूचना के अनुसार कृतियां करो। उत्तर लिखो। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? गेहूं के दानों का चारों बहनों ने क्या किया? तो बड़ी बहन ने उस दानों को खिड़की से बाहर फेंक दिया। दूसरी बहन ने मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। 100 दानों को बोकर तीसरी बहन ने अधिक फसल तैयार की। चौथी बहन ने धानों को भूनकर खा डाला। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। पहला वाक्य है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। आगे देखेंगे। पहला वाक्य है, अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। दूसरा वाक्य है, सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। तीसरा वाक्य है, रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया। चौथा वाक्य है, राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। इस तरह से हमने उनको सही ढंग से एक के पीछे एक लगाया है। अगला सवाल है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य
हेतु, मकसद, इन तीनों में से एक चुनना है तो उत्तर आएगा मकसद। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। 100 में उन्हें खा गई, भिगोकर, भुनवाकर, पकाकर, तो उत्तर आएगा भुनवाकर। 100 में उन्हें भुनवाकर खा गई। अगला वाक्य है, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची हो। रानी, युवरागी और उत्तराधिकारी, इनमें से कौन सा उत्तर आएगा? उत्तराधिकारी। तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। चौथा है, तुम इसे अपने पास रखो, साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 4, 7, 5 और उत्तर है 5 साल बाद। इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। अगला सवाल है, परिणाम लिखो। गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। 100 दानों को बोकर अधिक फसल तैयार हुई। सभी के उत्तर सुनकर राजा पर क्या परिणाम हुआ? सभी के उत्तर सुनकर राजा को बड़ी निराशा हुई। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। हमने देखा वारिस कौन, इस पाठ के सारे सवाल देखे। इस पाठ में संभाषणीय में उत्तर भारत की नदियों में 12 मास पानी बहता रहता है, इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके आपको कक्षा में बतानी है। उत्तर भारत के नदियों में 12 मास पानी क्यों रहता है, इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके आपको कक्षा में बतानी है। श्रवणीय में आपको भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई एक लोकगीत अपने सहपाठियों को यानी कि अपने मित्रों को सुनाना है। भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए एक लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाना है। उसी के साथ हम आगे देखेंगे वारिस कौन में पठनीय में अपने परिसर की किसी शैक्षणिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करना है। तो रजत महोत्सवी पत्रिका किस तरह से लिखी जाती है, उसे किस तरह से बनाया जाता है, क्या सोच विचार करके संकेत बिंदु तय करते हैं, कौन कौन सी तैयारियां करनी पड़ती है रजत पत्रिका बनाने के लिए, ये सारी चीजें आपको अवगत होगी, समझ आएगी और पता चलेगी। लेखनीय में मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का लेखन हिंदी में आपको उसका अनुवाद करना है। आपको क्या करना है? मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का अनुवाद हिंदी में करना है। मराठी से हिंदी में अनुवाद करना है। आगे हम देखेंगे वारिस कौन, यह लेख हमने पढ़ा और इस प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने इस पाठ में हमें दी है कि हमें क्या करना चाहिए, समय और साधनों का उपयोग करना चाहिए और उनको समझना भी चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। अगर हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी है तो सोचना चाहिए कि इस जिम्मेदारी के पीछे जरूर कोई मकसद होगा। हम निरीक्षण करेंगे, हम संकेत बिंदु तय करेंगे तो हम अपने समय और साधनों का अच्छा उपयोग जरूर कर पाएंगे। जब हम ऐसा करते हैं तब हम सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ते हैं। बच्चों, हमने वारिस कौन यह पाठ पढ़ा, उसके सवालों के जवाब देखे। कहानी एक बार फिर दोहराती हूँ। एक राजा था, उनकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा, मैं अपना राजपाट किस बेटी को सौंपूं? यह सोचकर उन्होंने क्या किया, अपने चारों बेटियों को बुला लिया
और गेहूं के 100 दाने उनको दिए और उनसे कहा कि 5 साल बाद मैं इन दानों को आपसे लूंगा। सभी बेटियां दानों को लेकर अपने अपने कमरे में चली गई। बड़ी बेटी ने कहा, जब पिताजी 5 साल बाद मुझे ये 100 दाने मांगेंगे, कोठार से ले जाकर मैं उनको ये दाने दे दूंगी। इसीलिए उन्होंने क्या किया, वो दाने खिड़की के बाहर फेंक दिए। उनकी दूसरी बेटी ने सोचा, 5 साल बाद मैं इनको बहुत संभाल कर रखूंगी और 5 साल बाद पिताजी जब मुझसे मांगेंगे तो मैं जरूर इन्हें वापस कर दूंगी। तो वो एक बटुए में वो दाने संभाल कर संदूकची में रख देती है। तीसरी बेटी उनकी सोचती है कि जरूर पिताजी ने इसके पीछे कोई ना कोई तो मकसद होगा, ऐसे ही उन्होंने ये दाने मुझे नहीं दिए हैं। तो वो दाने अपने खिड़की के पीछे सोचते सोचते उसे सूझ जाता है कि मैं इन दानों को बो दूं। वह उन दानों को बो देती है और फिर उसके आगे चौथी बेटी उनकी उन दानों को भूनकर खा जाती है। तीसरी बेटी समझदार रहती है, वो हर एक साल उन दानों को बोती है, फसल लेती है, फिर उन दानों को निकाल कर फिर उन दानों को बोती है, फिर अच्छी फसल आती है, उनकी देखभाल करती है। तो उस तीसरी बेटी में ये सारी चीजें थी, समझदारी थी कि किसी कारणवश दिया होगा, जिम्मेदारी निभानी आ रही थी, जिम्मेदारी संभालनी आ रही थी, क्योंकि खेती को संभालना बहुत जिम्मेदारी का काम रहता है। तो उन्होंने वो जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाई थी। यह बात सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता है और वह अपने काम पर चारों बेटियों का ये रवैया देखकर राजा अपने तीसरी बेटी से बहुत खुश हो जाता है। तीनों बेटियों का रवैया देखकर वो निराश हो चुका होता है, लेकिन तीसरी बेटी की जिम्मेदारी देखकर वो बहुत खुश होता है। अपना उत्तराधिकारी उन्हें मिल चुका है। उत्तराधिकारी यानी वारिस। जिम्मेदारी, आप भी अपने घर के वारिस हो, तो आपके ऊपर आपके घर की सारी जिम्मेदारी है। आपको संभल कर व्यवहार करना है। तो हमें अपने में वो काबिलियत लानी है कि हम अपने घर के उत्तराधिकारी, अच्छे उत्तराधिकारी साबित हो। आपको पाठ कैसे लगा? मुझे आपको सिखाने में बहुत मजा आया। आपको भी मजा आया ना? तो चलिए बीएमसी एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर से एक बार धन्यवाद। आपको सवालों के जवाब लिखकर देने हैं। धन्यवाद।